सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आखिर करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, करंट अफेयर्स से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्नों को ब्रेक किया जाता है, कैसे सही आंसर निकालने का प्रयास किया जाता है। इन सभी चीज़ों का समाधान यहाँ पर करने का हम प्रयास करते हैं, जिसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू पर। मैं कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और धैर्यपूर्वक उसका सही आंसर बताइए। आइए एक एक करके हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है कैलिफोर्निया राज्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। दूसरा कथन, इस राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में जंगलों का विस्तार है। तीसरा कथन, यहाँ पर किंग्स कैनियन नेशनल पार्क, कलामात नेशनल फॉरेस्ट, लासेन नेशनल फॉरेस्ट स्थित है। चौथा विकल्प है, यह राज्य फोन हवाओं से आग लगने की घटना की समस्या से ग्रसित है। अब आपको इसमें से कोई एक ऐसे कथन का चयन करना है जो कि असत्य है अर्थात गलत है। आई होप आपके लिए प्रश्न आसान होगा, ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में बात की थी। एक एक करके अगर हम विकल्पों पर बात करें तो यह जैसा कि पहला कथन है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये बिल्कुल सही है। अलास्का और टेक्सास के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद इस राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में जंगलों का विस्तार है, बिल्कुल सही है। और जो नेशनल पार्क और नेशनल फॉरेस्ट वाले एरिया दिखाए जा रहे हैं, लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल इसमें मिलते हैं। तो गलत हुआ हमारा चौथा विकल्प डी, क्योंकि इसमें लिखा है जो फोन हवाएं हैं वह उनकी वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने की समस्या होती है और उससे ग्रसित है। जबकि यह जो फोन हवाएं हैं इनका जो संबंध है वह है आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, आल्प्स अर्थात जो है कि यूरोप के आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से, और यह शुष्क और गर्म पवन होती हैं फोन हवाएं, और यह जो जर्मनी फ्रांस वाला जो एरिया है वहां पर यह आपको मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं महाद्वीप का अंतर है, तो इस वजह से यह जो आपका डी विकल्प है आसानी से आप इसको अलग कर सकते थे और ये आसानी से आप इसको समझ सकते थे गलत है। अगर आपका हवाओं और अर्थात विंड्स जो होती हैं उन पर आपकी पकड़ है तो यह प्रश्न आपके लिए काफी इजी था। आइए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न वह है कैलिफोर्निया के जंगलों में सर्वाधिक भीषण आग निम्न में से किस अवधि में लगती है। आपके पास विकल्प है ए जून और जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी मई और जून, डी जनवरी फरवरी। ये भी प्रश्न जो है कि काफ़ी इजी है, क्योंकि कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने की घटना है वो अभी भी चर्चा में बनी हुई, अभी भी लगी हुई है। और वहाँ पे मैंने आपको पूरा इसका डिटेल डिस्कशन किया था कि क्यों आग लगती है, उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से सीजन होते हैं। तो यदि आपने इसमें आंसर डिसाइड कर लिया है तो वह सही आंसर होगा बी अक्टूबर और नवंबर। जी हाँ, ये जो अभी आग लगी हुई है इस समय, यह जो आग है यह आग जो है कि सबसे भीषण आग वाला सीजन में नहीं है। जबकि अक्टूबर नवंबर वाला जो समय होता है तो इस समय जो कैलिफोर्निया के जंगली क्षेत्र हैं, कैलिफोर्निया का एरिया है या उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं, वह एक हवा के प्रभाव में होते हैं जिसका नाम है सांता आना। तो ये सांता आना विंड्स होती है, गर्म होती है, शुष्क होती है, और इसके वजह से शुष्कता ज़्यादा बढ़ जाती है, पत्ते गिरते हैं, पत्ते सूखते हैं, और उसी समय यदि कोई भी
मानवीय चूक होती है, मान लीजिए कोई बीड़ी का टुकड़ा, सिगरेट का टुकड़ा, किसी भी चीज़ से, तो ये आग क्या होती है, फैल जाती है। तो अगर हम कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग का इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अक्टूबर नवंबर मास में जो यहाँ पे आग लगने की घटना होती है वह ज़्यादा भीषण होती है। इसके पीछे के कारणों को मैं डिटेल में वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह अगला प्रश्न है रडार से संबंधित। रडार से संबंधित निम्न कथनों में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। कोई कथन ऐसा है जो असत्य है। पहला विकल्प है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है रडार। दूसरा, इसका आविष्कार टेलर व लियो यंग द्वारा 1932 में किया गया था। तीसरा है, यह वस्तुओं का पता लगाने में माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसका जो लास्ट विकल्प है, मैग्नेट्रोन निश्चित अंतराल पर रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है जिनकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आपके लिए प्रश्न काफ़ी आसान होना चाहिए क्योंकि मैंने रडार सिस्टम पर अभी बहुत जल्दी में ही बात की थी। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही है। आविष्कार इसका जो किया गया था वह टेलर और लियो यंग द्वारा किया गया था, लेकिन 1932 में नहीं किया गया था, 1922 में किया था। और इस तरह से 1922 सही होता, लेकिन यहाँ 1932 लिखा है, इस तरह से गलत हो गया। तीसरा जो इसका कथन है कि वस्तुओं का पता लगाने में माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेट्रोन भी इसमें एक जो है कि उपकरण होता है जिसके विषय में मैंने बताया था कि इससे रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं, और यही रेडियो तरंगें जब किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती हैं तो हमें पता चलता है कि कोई संबंधित वस्तु हमारी तरफ बढ़ रही है। अर्थात जो डिटेक्ट करने की क्रिया है उसमें रेडियो और माइक्रोवेव यूज होती हैं, और रेडियो तरंगों की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है लगभग। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा जो गलत विकल्प हमें चयन करना था वह था बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रिक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको अब विचार करना है। चलिए कर लेते हैं। पहला है कि पहला विकल्प है, हाल में हुई उद्योग मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। दूसरा विकल्प क्या कहता है कि 2014 में छठे शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तीसरा विकल्प है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में शुरुआत के लिए वर्ष 2016 में पहली बार बैठक आयोजित हुई थी। डी है, इसके सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में 30% से अधिक का योगदान रखते हैं। आपके लिए प्रश्न इजी होना चाहिए क्योंकि यह ब्रिक्स तो ट्रेडिशनल टॉपिक है और इस पर हम आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। फिर भी अगर देखें एक एक करके कथनों पर तो ये सही बात है। हाल ही में उद्योग मंत्रियों की एक बैठक हुई थी और इसमें जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G के क्षेत्र में सभी देशों का, सदस्य देशों का सहयोग बढ़ाने के लिए चीन ने कहा था कि ब्रिक्स इनोवेशन बेस की स्थापना की जानी चाहिए। जो दूसरा विकल्प है कि 2014 में छठे शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, ये भी सही है। तीसरा जो विकल्प है वह गलत है क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो 5G को लेकर एक विवाद चल रहा है हुवेई कंपनी को लेकर, उसी संदर्भ में मैंने बताया था कि पहले से ही ब्रिक्स देश क्या कर रहे हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। और वर्ष 2014 में पहली बार बैठक आयोजित की गई थी और इसमें ये हुआ था कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, एक टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसी के तहत इसी को आधार बनाते हुए चीन ने भारत को घेरने के लिए क्या कहा है कि अब हम सभी देशों को मिलकर 5G का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी 5G? जो चीन का है, जो हुवेई कंपनी का। तो अन्य जो देश हैं वो तो सहमत हो गए लेकिन भारत इस पर सहमत नहीं हुआ। तो इस तरह से सी विकल्प जो है क्या है वो गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है निम्नलिखित में से असत्य कथन का फिर से आपको चयन करना। पहला, DRDO द्वारा विकसित अवाक्स सिस्टम 240 डिग्री रोटेट हो सकते हैं जिसका नाम नेत्र है। दूसरा, इजराइल द्वारा विकसित फाल्कन अवाक्स 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। सी विकल्प है, भारत ने फाल्कन आवास को फ्रांस से खरीदे गए IL-76 एयरक्राफ्ट पर लगाया है।
चौथा जो विकल्प है, पाकिस्तान के पास काराकोरम ईगल ZDK-03 अवाक्स सिस्टम है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है। आसान है, काफ़ी आसान है, क्योंकि अब इस पर तो हमने बहुत जल्दी ही बात की थी। तो अगर देखें, पहले कथन को लेकर देखें तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है, नेत्र है, बिल्कुल सही है। 240 डिग्री लगभग रोटेट कर सकता है, बिल्कुल सही है। इजराइल के द्वारा जो फाल्कन अवाक्स है वो 360 रोटेट कर रहा है, इसी के कारण तो हमने उससे खरीदने का क्या किया है, समझौता किया है। आने वाले समय में जल्द ही 2 और हमको जो है कि फाल्कन अवाक्स सिस्टम मिल जाएंगे। तीसरा जो इसमें लिखा है कि भारत ने फाल्कन आवास को फ्रांस से खरीदे गए IL-76 नहीं, फ्रांस से नहीं, रूस से खरीदे गए IL-76 एयरक्राफ्ट लगाए, तो हमें असत्य कथन का चयन करना था और जो तीसरा कथन है असत्य मिल गया। इस तरह हमारा आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डेंगू बुखार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। पहला कथन, वर्ष 2019 में भारत में डेंगू के 1.5 लाख मामले आए हैं। दूसरा कथन, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। तीसरा कथन, इसका प्रसार लगभग 110 देशों में। चौथा, डेंगू वायरस एडिज एजिप्टी मच्छर के सलाइवा में मौजूद होता है। उपरोक्त में से सही उत्तर चुनना है, सही विकल्पों के उत्तर का कथन का चयन करना है। अब देख लीजिए कौन कौन से कथन सही हैं, आपके लिए तो काफ़ी आसान होना चाहिए। एक एक करके कथनों पर अगर विचार करें तो सही बात है, डेंगू से हम प्रभावित देशों में बहुत ऊपर आते हैं और इस तरह से भारत में 2019 में डेंगू के 1.5 लाख मामले आए थे, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें जो है जॉइंट में क्या होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लगता है जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं, इसी के कारण हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, भी सही है। इसका प्रसार जो है कि अब फैल चुका है 110 देशों से अधिक देशों में इसका प्रसार, ये भी सही है। और इसके कारण जो चौथा कथन है कि डेंगू वायरस एडिज एजिप्टी मच्छर के सलाइवा में मौजूद होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे चारों कथन सही हैं। तो हमारे चारों कथन किस में मिलेंगे, 1 2 3 4 ये मिल जाएंगे डी में। तो हमारा आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है ब्रिक्स संगठन के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों को चुनें। पहला है, दुनिया की 30% आबादी का यह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा विकल्प, यह 5 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। चौथा, दक्षिण अफ्रीका 2010 में पहली बार इसमें शामिल हुआ था। अब आपको क्या करना है, इसमें से सही कथनों का चयन करना है, सही कथनों को चुने। तो इसमें हमारे पास तो विकल्प होना चाहिए और इसमें विकल्प नहीं है, तो हमें मान लेना है कि इसमें से कोई एक ऐसा कथन है जो असत्य होगा। देखते हैं असत्य कथन के आधार पर इसको हम चयन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हाँ, हम लोगों को सही कथन ही चुनना है, बाकी कथन इसमें क्या है, असत्य हैं। इस हिसाब से हमको तो सही कथन चुनना है। तो देखिए पहला जो कथन है, इसकी दुनिया की 30% आबादी का यह जो है कि प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है कि यह गलत है, क्योंकि ये 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, इसका उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है, ये जो है कि सही है। तीसरा, यह 5 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन, जी नहीं, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह जो है कि अंतर सरकारी संगठन नहीं है, बस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, लेकिन अंतर सरकारी संगठन नहीं है। अंतर सरकारी संगठन जब इसका जो विकास किसी TT किसी संधि के तहत हुआ होता, तो ये भी क्या है, गलत है। डी विकल्प है, दक्षिण अफ्रीका 2010 में पहली बार इसमें शामिल हुआ, नहीं 2011 में शामिल। तो इस तरह से हमें सही कथन चुनना था, अर्थात एक ही कथन क्या था, सही था, बाकी कथन क्या थे, गलत थे। तो बी विकल्प सही है, बाकी सब गलत हैं। पहला विकल्प इसलिए कि दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें 30% लिखा हुआ है। सी लिखा है कि 5 देशों का अंतर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन नहीं है, कॉमन प्लेटफॉर्म है। डी है, दक्षिण अफ्रीका 2010 में पहली बार शामिल हुआ, नहीं 2011 में। इस तरह बी जो विकल्प है वही क्या है, आपका सिर्फ सही है। अगला प्रश्न, निर्यात तत्परता सूचकांक जो है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 तैयार करने के आधार में शामिल नहीं है, कौन सा, ये आपको बताना है। कोई ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं। पहला है पॉलिसी, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, चौथा है सिंगल विंडो क्लियरेंस। आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार सूचकांक आया है, आने वाले समय में आता भी रहेगा। तो इस तरह से अगर इसमें से कोई एक ऐसा आधार आपको चुनना है जो इसको तैयार करने का आधार नहीं है,
बहुत ही अच्छे रूप से, तो वह है सिंगल विंडो क्लियरेंस। अर्थात पॉलिसी तो है ही है, बिजनेस इकोसिस्टम है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस सब चीज़ देखी जाती है, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस को नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है या इंस्टीट्यूशंस की कंडीशन क्या है उसको देखते हैं, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात स्पष्ट रूप से यह आधार के रूप में नहीं करता। तो इस तरह से डी विकल्प क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता बढ़ती है। दूसरा, गर्म महासागरीय जलधाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान और आर्द्रता बढ़ा देती हैं। सी, कैलिफोर्निया की शुष्क जलवायु का एक प्रमुख कारण तटीय क्षेत्र की ठंडी जलधारा है। डी, जैसे जैसे जलवायु ठंडी होती है वनस्पतियों की सघनता कम होती जाती है। तो कोई एक ऐसा कथन है जो असत्य है। अगर आपकी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में पकड़ अच्छी होगी तो काफ़ी इजी प्रश्न है। पहला जो है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रता बढ़ती नहीं, घटती है। आर्द्रता का मतलब क्या है कि जो वायुमंडल है उसमें वाष्प कितना है, तो अब वाष्प वहीं पर ज़्यादा होगा जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हमें पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता कम होगा। तो पहला ही कथन क्या हो गया, हमको असत्य मिल गया। बाकी जितना है कि गर्म महासागरीय जलधाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं, बिल्कुल सही है। कैलिफोर्निया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके विकास में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, इस तरह से ये जो सी विकल्प है ये भी सही हो जाता है। डी जो है कि जलवायु जैसे जैसे ठंडी होती है वनस्पतियों की सघनता कम होती जाती है, बिल्कुल आप देख लीजिए। आप एक अगर इसको कंपेयर करना हो तो आप कैसे करेंगे इसको, आप क्या करिए, जो है कि दक्षिण भारत के जो सघन या जो है कि अंडमान निकोबार में जो वन मिलते हैं उनको देख लीजिए, या फिर आप ऐसा करिए असम का जो क्षेत्र है जंगली क्षेत्र उसमें देख लीजिए, और पर्वतों पर ऊंचाई पर बढ़ते जाइए, या कहीं पर भी जहां पर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप क्या होंगे ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे वनस्पतियां कम होंगी। तो इस तरह से सभी सही था, बस पहला जो विकल्प है वही गलत था और हमें असत्य कथन ही खोजना था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बोलवाचिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक प्रकार का इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। दूसरा कथन, यह आर्थ्रोपोड प्रजाति के जीवों एवं कीटों को संक्रमित करता है। तीसरा, इससे संक्रमित मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार नहीं होता। उपरोक्त में से सही उत्तर हैं, अर्थात सही जो विकल्प हैं उनका आपको चयन करना है। कूट आपके सामने ए है। पहले एक एक करके अगर आप कथनों पर विचार करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। यह आर्थ्रोपोड प्रजाति के जीवों और कीटों को संक्रमित करता है, बिल्कुल सही है। इससे जो मच्छर संक्रमित हो जाते हैं खासकर डेंगू वाले, उनके द्वारा डेंगू बुखार नहीं होता, काटने से भी अर्थात डेंगू का प्रसार नहीं होता, ये भी सही है। तो तीनों जो विकल्प हैं वो क्या हैं, सही हैं। तो आंसर होगा डी 1 2 3। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न कथनों में से सुपर ऐप की व्याख्या सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कौन सा विकल्प करता है। तो पहला है ऐसा ऐप जो सर्वाधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाए। दूसरा, ऐसा ऐप जो कम डेटा खर्च करता हो। तीसरा विकल्प, ऐसा ऐप जो बैंकिंग के सभी काम आसानी से कर सके। चौथा विकल्प, ऐसा ऐप जो ऐप इकोसिस्टम के पैमाने पर खरा उतरता हो। अब आपको इसमें से बताना है। प्रश्न जो है कि थोड़ा सा आसान भी है और जो है कि कठिन भी। आसान इसलिए कि अगर आप टर्मोलॉजी को लेकर कंफ्यूज नहीं है तो काफ़ी आसान होगा। तो देखें, अगर आपको तो पता चलेगा इसका जो सही आंसर है वह है यह ऐसा ऐप जो ऐप इकोसिस्टम के पैमाने पर खरा उतरता हो। और ऐप इकोसिस्टम का तात्पर्य ऐसे इकोसिस्टम से है जिसमें सभी ऐप की जो सुविधाएं एक जगह आपको मिल सकें। जैसे हमको अगर बुकिंग करनी हो, हमको पैसे ट्रांसफ़र करना हो, हमें मूवी देखना हो, हमें खाना मंगाना हो, हमें कहीं बाहर जाना हो, अर्थात गाड़ी वगैरह हायर करनी हो, सभी चीज़ें। तो इस तरह से डी विकल्प क्या है, सबसे सही व्याख्या इसमें करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने निम्न में से किस श्रीलंकाई संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाप्त करने की बात कही है। आपके पास विकल्प हैं 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। आई होप आप इसको आसान से कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है 19वां संविधान संशोधन। और 19वें संविधान संशोधन को उन्होंने कहा है कि वो उसको बदलेंगे। दरअसल है क्या, जो 19वां संविधान संशोधन था वो पुरानी सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बहुत से नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति की जो शक्ति हैं वो कम होती हैं। तो वर्तमान समय में राजपक्षे परिवार सत्ता पर काबिज है, इसके लिए वो चाहता है कि
कि अब शक्तियों को दोबारा बढ़ाया जाए, इसलिए 19वें संविधान संशोधन को कैंसिल करने की बात करें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है। चीन वी चैट ऐप को ऐप फॉर एवरीथिंग और सुपर ऐप का नाम देता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया गया है। सी विकल्प है, भारत विश्व का सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है। चौथा विकल्प है, एलिमेंट ऐप को बेंगलुरु स्थित सेमोरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। अब इसमें से देखिए एक कोई ऐसा कथन है जो असत्य है, इसी का आपको क्या करना है, चयन करना है। आपके लिए काफ़ी आसान होना चाहिए। अब एक एक करके कथनों को अगर देखें तो वी चैट को वो सुपर ऐप बोलते हैं और ऐप फॉर एवरीथिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हर सेवा मिल सकती है जो सुपर ऐप में मिलनी चाहिए। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश नहीं, ये चीन के बाद सेकंड स्थान पर आता है। तो यही प्रश्न, यही जो विकल्प है क्या है, गलत है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, निर्यात तत्परता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करते हैं। पहला विकल्प जो है, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर यह जारी किया है। बी, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है। सी, इसके अनुसार भारत का 70% निर्यात 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली द्वारा किया जाता है। डी विकल्प है, भारत का प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट 241 यूएसडी है, अर्थात $241। अब आपको असत्य कथन चुनना था, आपने आसानी से चुन लिया होगा। तो इसका जो सी विकल्प है कि जो 70% जो निर्यात किया जाता है उसमें दिल्ली भी शामिल कर लिया गया, जबकि दिल्ली शामिल नहीं है। जी हाँ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटका है और तेलंगाना है, ना कि दिल्ली। तो इस तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी जितने विकल्प हैं कि भारत का प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट $241, मैंने बताया था चीन का यह जो प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट का जो कीमत है वो $18,000 है और हमारा कितना है, $241। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, बेलारूस के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। चलिए चुनते हैं। इसकी सीमा यूक्रेन, पोलैंड और लाटविया से लगती है। दूसरा, इसके कुल क्षेत्रफल का 50% वनों से ढका हुआ है। तीसरा विकल्प, इसकी महत्वपूर्ण नदी नेमान पश्चिम की ओर बहते हुए बाल्टिक सागर के क्यूरोनियन लैगून में गिरती है। डी, यह पूर्वी यूरोप का स्थल अवरुद्ध देश है। अब आपको इसमें से असत्य कथन का चयन कर लेना है। असत्य कथन का चयन करना काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से, आपने इसको कर भी लिया होगा। फिर भी देखते हैं कि कर कथन कि यूक्रेन, पोलैंड और लाटविया से इसकी सीमा लगती है, बिल्कुल सही। इसके कुल क्षेत्रफल का जो है कि 50% वनों से ढका हुआ, गलत है। 40% एरिया वनों से ढका हुआ है, ये सही है। और बाकी नेमान नदी पश्चिम की ओर बहती हुई बाल्टिक सागर के क्यूरेनियन लैगून में गिरती है, बिल्कुल सही है। यह स्थल अवरुद्ध देश है, ये भी सही है। तो इस तरह से ये जो 50% का जो एक विकल्प है ये गलत है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह 2 प्रश्नों को हम रख लेते हैं। नवंबर 2020 में G20 की बैठक होने वाली कहाँ पे होगी, आपको बताना। रियाद में, दोहा में, बर्लिन में या फिर ज्यूरिख में, ये आपको बताना है कहाँ होने वाली है। नवंबर 2020 में कुछ ही माह बाद जो है कि G20 की बैठक होगी, कहाँ होगी आपने डिसाइड कर लिया होगा। इसका सही आंसर है रियाद। ठीक है। तो दूसरा जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वह है, बेलारूस में प्रवाहित होने वाली नदियों में शामिल नहीं है। मैंने बेलारूस की जो अशांति पर वीडियो बनाया था उसमें वहाँ की नदियों का जिक्र किया था। मैंने उस समय भी कहा था कि आपको ये ध्यान देना होगा। तो देखिए, पहला विकल्प है नेमा, दूसरा है बोल्गा, तीसरा है पिप्याट और चौथा जो विकल्प है वो नीपर। तो इसमें से जो यह बोल्गा है, यूराल और बोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर में गिरती हैं, ना कि यह जो है कि यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से अगर बोल्गा चूँकि जो नदी है इसका जो प्रवाह है वह बेलारूस में नहीं है, इसको आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। बाकी जो नदियां हैं इनका प्रवाह है नेमान, प्रिप्याट और नेपर का। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे इसमें से असत्य कथन बोल्गा है। ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपने जो है कि प्रश्नों को सही आंसर दिया होगा। थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई अगर दिक्कत हो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में तो थोड़ा मुझे ज़रूर बताइएगा, हो सकता है मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।